तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे पेपर 3 एंड पेपर 4 में, है ना। पेपर 3 एंड पेपर 4 में आने वाले जो बहुत सारे टिप्पणियां हैं उसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है यहाँ पे बिल ट्रांजिट रजिस्टर, है ना। बिल ट्रांजिट रजिस्टर यहाँ पे इसको बीटीआर रजिस्टर बोलते हैं, प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में यूज होता है। तो बिल ट्रांजिट रजिस्टर क्या होता है भाई अपना, है ना। ट्रांजिट करना मतलब क्या होता है, ऑन द वे, है ना। मतलब कोई चीज़ अगर ऑन द वे है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखने के लिए क्या रखते हैं यहाँ पे, बिल ट्रांजिट रजिस्टर रखते हैं, है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन कार्यालय प्रमुखों को कोषालय से, है ना, जिन कार्यालय प्रमुखों को कोषालय से धन आहरण करने के लिए अधिकृत किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्यालय प्रमुख है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए आपको कार्यालय प्रमुख कौन है यहाँ पे, ई है ना। तो ये देखिए ई को यदि कोषालय से, है ना, धन आहरण करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो उन्हें प्रपत्र CGTC 17B, CGTC 17, देखिए बिल ट्रांजिट रजिस्टर है यहाँ पे, और इसका प्रपत्र कौन सा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड 17B में BTR रजिस्टर रखना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। 17 मतलब क्या, खतरा। 17 मतलब खतरा, मतलब ट्रांजिट कर रहे हो आप, बिल को इधर उधर कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा खतरे वाली चीज़ें, है ना। तो कहीं पे इधर उधर हुआ अमाउंट तो दिक्कत हो सकती है ना। उसके बाद बी से, तो दिया BTR बी से चालू हो रहा है, ये भी बी से चालू हो रहा है, तो इससे आप क्या कराएंगे, याद कर लेंगे यहाँ पे। तो बिल ट्रांजिट रजिस्टर किसमें, प्रपत्र CGTC 17B में BTR रखना पड़ता है, ठीक है ना। इस रजिस्टर में कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक देवकों की प्रविष्टि की जाती है ना। इस रजिस्टर में कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक देवकों की क्या की जाती है, प्रविष्टि की जाती है। जो भी आप यहाँ पे कोषालय में देयक प्रस्तुत करें उनकी क्या की जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी इसमें ना। अब ठीक है, प्रविष्टि कर दी यहाँ पे। अब इन जो BTR रजिस्टर में प्रविष्टि आपने कर दिया जो भी देयक है, पर देयकों में क्या करना पड़ेगा, है ना। देयकों में भी आपको रजिस्टर का जो सरल क्रमांक है, किस रजिस्टर के कौन से पेज में आपने देयकों को चढ़ाया है ना, तो उसका सरल क्रमांक आपको क्या करना पड़ेगा, उस है ना, मतलब देयकों में अंकित करना पड़ेगा ना। तो रजिस्टर का जो क्रमांक है, जो सरल क्रमांक है, उसको देयकों में क्या करना पड़ेगा, आपको अंकित करना पड़ेगा, है ना। आपने बिल को बीटा रजिस्टर में चढ़ाया और उसके बाद जो बीटा रजिस्टर जिस पेज में चढ़ाया है उस पेज का अंकन आप किस में करेंगे, देयकों में करेंगे। मतलब एक तो जा रहा है, एक आ रहा है ना। स्टेप तो ऐसे याद रखो। कार्यालय प्रमुख BTR को कोषालय से प्राप्त करते हैं। क्या, कार्यालय प्रमुख को BTR को कहाँ से, कोषालय से खरीदना पड़ेगा यहाँ पे, और 129 रुपये में खरीदना पड़ेगा भाई यहाँ पे ना, 129 रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा। तो 129 रुपये में चालान जमा करना होता है ना। अब देखिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सप्ताह में 2 बार, कितना, सप्ताह में 2 बार BTR रजिस्टर क्या की जाती है, समीक्षा की जानी चाहिए, है ना। मतलब जो भी DTO है कार्यालय का, यदि कार्यालय प्रमुख रहे या फिर कोई अन्य व्यक्ति रहे, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, BTR रजिस्टर की निगरानी, है ना। मतलब BTR रजिस्टर चेकआउट मतलब माह में, है ना, माह में, मंथ में कितना, 2 बार करना है ना, मंथ में 2 बार करना पड़ता है। और इसके संबंध में पूरी जानकारी अब किसे मिल जाएगी यहाँ पे, छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड सब्सिडरी रूल, मतलब सहायक नियम 276 में हो जाएगी, है ना। देखो कैसे याद रखते हैं 276 को यहाँ पे, BTR, है ना, तो BTR, है ना। तो बी का क्या कर दो यहाँ पे, 2 बना दो, बी का क्या बना, 2 बना दो यहाँ पे, टी को 7 बना दो, और क्या जगह आर को यहाँ क्या बना दो, यहाँ पे 6। ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के आप क्या करो, याद रखने। तो बहुत सारे सब्सिडी रूल है, किस किस को याद रखोगे, है ना। तो 276 में इसके बारे में बताया गया है। बी को मैंने 2 बना दिया, टी को मैंने 7 बना दिया ऐसा करके, और आर को मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, जैसे आर का ये अपना नीचे वाला पट्टी है तो उसको बना के 6 बना दिया, है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा हल्का ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, है ना। तो ये हो गया भाई। तो BTR रजिस्टर में वही बोला, जितने भी देयक यहाँ पर कोषालय में जाते हैं उनकी एंट्री BTR रजिस्टर में की जाती है। फॉर्म कौन सा है, CGTC 17B है, और इसके बाद देयकों की इसमें एंट्री की जाती है, और जो रजिस्टर में जो भी पेज में आप अंकित किए हैं उस पेज क्रमांक को इसमें देयकों में डालना पड़ता है ना, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे 129 रुपये में कार्यालय प्रमुख से खरीदता है, चालान के माध्यम से 2 बार समीक्षा करेगा कौन, DDO। तो ये अपने समझ में आ गया भाई यहाँ पे। अब उसके देखिए देयक, है ना, देयक रजिस्टर, यहाँ पे देयक रजिस्टर क्या होता है, प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को कोषालय से धन आहरित करने के लिए अधिक किया जाता है ना। जो भी हेड ऑफ ऑफिस है उसको कोषालय से धन लाने के लिए, आहरित करने के लिए अधिक किया जाता है, ठीक है भाई, अपने को पता है ना। ये भी देयक पंजी बी, बिल रजिस्टर बी, BTR रजिस्टर मतलब बिल, है ना। BTR रजिस्टर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल ट्रांजिट रजिस्टर के जैसे ही है ना। देयक पंजीबी BTR रजिस्टर जैसे ही है, किंतु इसमें क्या है यहाँ पे, ये देखिए इसमें अंतर क्या देखते हैं। उन कार्यालय प्रमुखों को CGT 17, देखिए इसमें प्रपत्र चेंज हो गया है, CGTC 17 हो गया है। एक बिल रजिस्टर रखना पड़ता है, ठीक है। जो मतलब कार्यालय प्रमुख कोषालय धन आहरित कर रहा है उसको CGTC 17 मतलब प्रपत्र कौन सा जाएगा, CGTC 17 में एक बिल रजिस्टर रखना पड़ता है। इस रजिस्टर में कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक देयकों की प्रविष्टि की जाती है। जो भी आप देयक प्रस्तुत कर रहे हैं कोषालय में उनकी प्रविष्टि इसमें की जाएगी, तथा कोषालय से पारित होने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले की संपूर्ण जानकारी इस रजिस्टर में अंकित की जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, किस किस बिल को कोषालय ने पारित किया, है ना, किस किस बिल को कोषालय ने पारित किया, और किस किस बिलों का या देयकों का भुगतान हो गया है उसके संबंध में प्रविष्टि इसमें की जाती है। जो पारित हो गया कोषालय से और जिसका भुगतान हो गया उसकी प्रविष्टि
जीएसटी इसमें क्या की जाएगी, रजिस्टर में अंकित की जाएगी। बिल रजिस्टर का सरल क्रमांक प्रत्येक बिल में अंकित किया जाना चाहिए ना, ठीक है। मैं बोला यहाँ पे जो भी बिल रजिस्टर में जिस पेज में आपने चढ़ाया है उसका जो सरल क्रमांक है या पेज नंबर है उसको आपको देवकों में, है ना, प्रत्येक बिल या देवकों में उसका अंकित करना किया जाना अनिवार्य है। जैसे अपन बीटीआर रजिस्टर में करे थे वैसे इसमें अंकित किया जाना क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक माह डीडीओ द्वारा, है ना, बिल रजिस्टर समीक्षा की जाती है, मतलब माह में एक बार। बिल ट्रांस रजिस्टर का डीडीओ कब करा, कितने माह में कितने बार करा था, 2 बार करा था। वैसे ही यहाँ पे बिल रजिस्टर का माह में कितने बार करेगा, 1 बार करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देयक पंजी के विषय में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता खंड 1 भाग 2 सहायक नियम 197 में बताया गया है ना। CGTC-SR यहाँ पे 197 में बताया गया, कितने 197, और उसका कितना था यहाँ पे बिल ट्रांस रजिस्टर का 276 था, है ना, और इसे कितना यहाँ पे 197, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा इसको ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, दोनों आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नमूना हस्ताक्षर, है ना, तो प्रत्येक शासकीय अधिकारी जो शासकीय धन का आहरण मतलब कोषालय में प्रस्तुत देवकों के माध्यम से करता है तो उसके लिए वहाँ पे कोषालय में उसके हस्ताक्षर क्या रहने चाहिए, यहाँ पे अधिकृत होने चाहिए, मतलब कोषालय द्वारा उसके हस्ताक्षर पूर्व में अधिकृत किए जाने चाहिए। यहाँ पे उसका नमूना हस्ताक्षर कोषालय में उपलब्ध होता है जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय का प्रभार छोड़ता है ना। मान लीजिए अधिकारी कार्यालय अपना प्रभार छोड़ रहा है ना, उसका नमूना हस्ताक्षर कोषालय में जमा है। अब देखिए यहाँ पे कोई नया अधिकारी आएगा, आने वाला नया अधिकारी क्या करेगा, इसका साइन का प्रमाणन ये पुराना वाला अधिकारी ही करता है ना। वही बोल रहा है यहाँ पे, जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय का प्रभार छोड़ता है तो वह आने वाले अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर कोषालय को भेजता है ना। तो जो भी नया अधिकारी आ रहा है उसका नमूना हस्ताक्षर कौन भेजेगा, यहाँ पे वो पुराना अधिकारी भेजेगा। किसी नए अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर वह अधिकारी ही सत्यापित करके भेजेगा, है ना, मतलब पुराना अधिकारी ही सत्यापित करेगा भाई। यहाँ पे नया अधिकारी अपने ही साइन मार के अपने ही सत्यापित करके उसको, है ना, ट्रेजरी नहीं भेज सकता, उसके लिए पुराने अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी ही, है ना। जिसका पूर्व में नमूना हस्ताक्षर कोषालय में उपलब्ध रहता है ना, वही अधिकारी क्या करेगा, नए अधिकारी के हस्ताक्षर को, है ना, ऑथराइज करके कहाँ भेजेगा, ट्रेजरी भेजेगा। यह हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र में जिला कोषालय में 3 प्रतियों में, है ना, जिला कोषालय में 3 प्रतियों में भेजा जाएगा। कितने, 3 प्रतियों में भेजा जाएगा, और उप कोषालय में कितने, 2 प्रतियों में भेजा जाएगा, और साथ ही साथ बैंक भेज जाते हैं। मतलब क्या बोला मैंने, यहाँ पे 3 प्रतियों में, है ना, यह हस्ताक्षर 3 प्रतियों में भेजा जाएगा। कहाँ पे, कोषालय में। उप कोषालय में कितने प्रतियों में, 2 प्रतियों में। बैंक में एक सिंगल ही भेज देंगे चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिला कोषालय में नमूना हस्ताक्षर यहाँ पे किसके पास रहेगा, कोषालय अधिकारी के पास रहेगा, सहायक कोषालय अधिकारी के पास रहेगा, और संबंधित लिपिक, 3 लोगों के पास रहता है। मतलब 3 बहुत ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे, है ना, 3 क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है ना। मतलब समझ में आ रही बात है। यहाँ पे 3 अधिकारियों के पास देखो, यहाँ पे 3 अधिकारी, 2 अधिकारी हो गए और एक कर्मचारी, मतलब संबंधित लिपिक के पास रहेगा साइन। तभी तो साइन को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऑथराइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद ही बिलों क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए अभी वर्तमान में DSC का यूज किया जा रहा है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर वाला एक पेन ड्राइव जैसे बनता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, बिलों का भुगतान कर दिया जाता है ना। जब आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत किया जाता है, जब आहरण एवं संवितरण मतलब DDO द्वारा कोषालय में क्या देयक प्रस्तुत किया जाता है या बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो देयकों के हस्ताक्षर का मिलान कोषालय में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है भाई, ये तो पता ही है अपने को, है ना। या फिर DSC के माध्यम से करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करेंगे, तो वो मिलान आपको करना जरूरी है ना। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, है ना, मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रत्येक शासकीय अधिकारी जो कोषालय में से धन आहरित करता है उसका हस्ताक्षर क्या रहता है, नमूना हस्ताक्षर कोषालय में जमा रहता है ना। कोषालय में क्या रजिस्टर रहता है। अब वह अगर अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो आने वाले कर्मचारी का ऑथराइज करके वही भेजेगा पुराना अधिकारी, है ना। फिर वो नमूना हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोषालय में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके भेजने का तरीका यहाँ पे जिला कोषालय में 3 प्रतियों में, उप कोषालय में 2 प्रतियों में, और 1 प्रति बैंक में भेजी जाएगी, ठीक है। अब देखिए जिला कोषालय नमूना हस्ताक्षर कोषालय अधिकारी, सहायक कोषालय अधिकारी और संबंधित लिपिक के पास होता है ना। और जब आहरण समिति अधिकारी द्वारा मतलब DDO द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको नमूना हस्ताक्षर को चेक किया जाता है ना। अभी वर्तमान में DSC आ गया तो DSC के माध्यम से हो जाता है। और नमूना हस्ताक्षर संबंध में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 157 158 में दिया गया है। मतलब इसको 157 मतलब इसको 1857 लिखो यहाँ पे, और इसको 1858 लिखो। 1857 क्रांति आपको याद होगी, तो उससे आप ट्रिक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ना। तो देखिए 1857, तो 1857 में जो 8 दिख रहा है ये साइन जैसा है, ये इस टाइप से, है ना। तो ये 8 हटाना है आपको तो 157 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे इसमें 8 हटाएंगे तो 158 हो जाएगा। मतलब 157 158 में क्या रखना है अपने को, यहाँ पे नमूना हस्ताक्षर के बारे में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे बिल और प्रमाणक क्या होते हैं ना, बिल और वाउचर्स क्या होते हैं। पहले तो अब क्या होता है, यहाँ पे बिल बनता है और बिल जब पास हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वाउचर्स कहलाता है ना। मतलब उसके प्रत्युत्तर में जो है ना एक कॉपी निकलती है ऑनलाइन माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ कोषालय
संहिता सहायक नियम 108। 108 मतलब बड़ा दिक्कत वाला बात है भाई। 108 मतलब एम्बुलेंस, है ना। तो इसको याद रखना। यहाँ पे देयक और वाउचर्स को जब आप वो करते हैं ना, मतलब एंट्री करते हैं, तो बहुत ही सावधानी से करना आवश्यक है, क्योंकि ये शासकीय धन की हानि संबंधित है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे शासकीय धन की हानि भी हो सकती है, ज़्यादा पैसा का भुगतान हो सकता है, इसलिए बहुत, है ना, खतरे वाली चीज़ है। इसलिए क्या है यहाँ पे किस में बताया गया, सहायक नियम 108। तो इसको एम्बुलेंस याद रखें। जैसे एम्बुलेंस में खतरे वाले पेशेंट को ले जाया जाता है, वैसे यहाँ पे 108, है ना। मतलब देयक और प्रमाणक दोनों छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 108 में बताए गए हैं। देयक तथा प्रमाणक के विषय में बताया गया है, ठीक है। देयक शासन द्वारा भुगतान किए जाने वाले दावों का वह पत्रक है जिसमें देय राशि की प्रकृति, जिसमें जो भी आप राशि देय कर रहे हैं, जो भी राशि भुगतान कर रहे हैं, उसकी संपूर्ण प्रकृति यहाँ पे, है ना, उसका संपूर्ण विवरण यहाँ पे राशि और ब्यौरा क्या रहता है उसमें दर्ज रहता है, ठीक है भाई। यहाँ पे राशि, उसकी प्रकृति, संपूर्ण विवरण उसमें क्या रहेगा, या ब्यौरा उसमें क्या रहेगा, दर्ज होता है। देवकों के प्रस्तुतिकरण के बिना लोक धन का आहरण किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता ना। देवकों के प्रस्तुतिकरण के बिना लोक धन का आहरण किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कोई भी देयक प्रमाणक तब बनता है जब उसमें निम्न बातें शामिल हो, है ना। कोई भी देयक प्रमाणक, है ना, मतलब वाउचर्स कब बनेगा भाई, यहाँ पे बिल वाउचर्स कब बनता है, उसमें कन्वर्ट कब होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान बताया गया है। जब उसमें निम्न बातें क्या हो, यहाँ पे शामिल हो। जब उसमें निम्न बातें शामिल हो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्ति की पावती, मतलब प्राप्तकर्ता को राशि मिल गई है तब, है ना। दूसरे बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या और इसकी शर्तें हैं, विभागीय अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से राशि का भुगतान कर दिया गया यहाँ पे, मतलब उसको मिल गया प्राप्त, और यहाँ से उसको मिल गया भाई, यहाँ पे ये वाला साइन बनेगा, उसको मिल गया है, संबंधित प्राप्तकर्ता मिल गया है, और यहाँ पे संबंधित, यहाँ पे विभागीय अधिकारी द्वारा यहाँ पे राशि का भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिया गया है ना। ठीक है, ये हो गया भाई। यहाँ पे मतलब पेमेंट यहाँ से निकला और पेमेंट यहाँ पहुँच गया, इस टाइप से। अब देयकों पे भुगतान की मुद्रा, मतलब पद मुद्रा, सील लगा दी आपने यहाँ पे, और दिनांक अंकित कर दिया, मतलब पद मुद्रा मतलब सील लगा दी यहाँ पे संबंधित शासकीय अधिकारी की, और दिनांक उसमें डाल दिए, तो हो गया कि ये वाउचर्स बन गया अपना, है ना। ठीक है भाई। यहाँ पे आजकल तो ऑनलाइन निकलता है वाउचर्स, है ना। तो भुगतान होने के बाद देयकों को अभिलेखों में रखने से पूर्व देयकों पर पेड एम कैंसल, है ना। मतलब भुगतान होने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी देयक और वाउचर्स हैं उसको क्या करोगे, संधारित करोगे, है ना। ऑफिस रिकॉर्ड में क्या करोगे उसका, है ना, मतलब संधारण करके रखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो देयक उसमें पेड एंड कैंसल, मतलब पेड एंड कैंसल आपको लिखना अनिवार्य है, ताकि गबन और जालसाजी का संभावना न हो सके, और उस बिल का दोबारा से या देयक का दोबारा से उपयोग न हो सके, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब उसका देखते हैं यहाँ पे वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र, है ना। देखिए वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वो कैसे बनता है। देखिए सभी कार्यालयों में जुलाई और जनवरी में, सातवां वेतनमान के हिसाब से जनवरी और जुलाई में लगता है। छठे वेतनमान में सिर्फ जुलाई में लगता था, पर सातवें वेतनमान में जनवरी और जुलाई दोनों में लगता है ना। तो जनवरी जुलाई में जो वेतन वृद्धि लगती है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ऐसे देयक जिनके द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी राशि कोषालय से आहरित की जाती है ना, मतलब यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी राशि, क्योंकि एक्स्ट्रा राशि आप आहरित कर रहे हो, है ना। तो वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी राशि कोषालय से क्या की जा रही है, आहरित की जाती है। उन देयकों के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र, है ना। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र मतलब क्या हो जाएगा, है ना, इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है ना। तो देयकों के साथ क्या कर दोगे, यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र क्या कर दोगे, संलग्न कर दोगे। यह प्रमाण पत्र, है ना, CGTC 27, है ना, मतलब क्या किया जाएगा यहाँ पे 27, CGTC 27 में तैयार किया जाता है। जब किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है ना, 27 में, है ना, वृद्धि, देखो रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, तो रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, वैसे यहाँ पे वृद्धि सिद्धि करो। यहाँ पे वृद्धि सिद्धि मतलब क्या जाएगा, सिद्धि, मतलब 27, है ना, मतलब 27 में क्या मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। तो वैसे क्या याद रखो, है ना, CGTC 27 में तैयार किया जाता है। जब किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है तो इसी प्रपत्र में वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 264 में बताया गया भाई, यहाँ पे 264, 65 गोली मारो, 264 और 266 में बताया गया है। प्रमाण पत्र कौन सा है, CGTC 27 है ना। वेतन देयक साथ यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि, है ना, वेतन देयक साथ क्या करोगे, यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र संलग्न करने के देने के पश्चात अन्य कोई प्राधिकार पत्र या स्वीकृति पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र या फिर इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट लगा दिए, अधिकारी हस्ताक्षर और बिल के साथ ट्रेजरी भेज दिए, तो ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा, और कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, वही अपने आप में काफ़ी है ना। अब देखिए सेवा पुस्तिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सर्विस बुक, है ना। तो सेवा पुस्तिका शासकीय कर्मचारी के कार्य एवं सेवा अवधि संबंधित एक विस्तृत अभिलेख, है ना।
सेवा पुस्तिका शासकीय कर्मचारी या अधिकारी के कार्य एवं उसकी सेवा अवधि संबंधित एक विस्तृत अभिलेख है, एक बहुत बड़ा अभिलेख है, जिसमें शासकीय कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण क्या किया जाता है, उसमें शासकीय कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, परिवार की जानकारी हो गया, उत्तराधिकारी की नॉमिनी की जानकारी, पहचान चिन्ह हो गया, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, निवास का पता। इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा उसके शासकीय सेवा में उसका पद, वेतनमान है ना, और कार्यभार ग्रहण दिनांक है ना, ये सब चीज़ें उसमें क्या की जाती है, और अवकाश भी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें क्या की जाती है, अंकित की जाती है ना। उसका पद, वेतनमान, कार्यभार ग्रहण दिनांक, अवकाश आदि तथा नियुक्ति से पदमुक्ति तिथि तक समस्त काला चिट्ठा उसमें क्या रहता है, अंकित रहता है। तथा प्रत्येक वित्तीय है ना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवा पुस्तिका है ना, मतलब सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र भी इसमें क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है कि संबंधित शासकीय कर्मचारी ने क्या किया है ना, मतलब संपूर्ण वर्ष के दौरान अपनी सेवा दी है और उसका सेवा क्या किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो ऐसा प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में देना अनिवार्य है ना। जब किसी कर्मचारी की शासकीय सेवा में नियुक्ति होती है तो उस कार्यालय प्रमुख द्वारा उस कर्मचारी सेवा पुस्तिका तैयार कराई जाती है। जो भी नया शासकीय कर्मचारी आ रहा है ना, नई ज्वाइनिंग हो रही है, तो सबसे पहले से क्या किया जाएगा, सेवा पुस्तिका क्या किया जाएगा, तैयार करा जाएगा और उसमें निरंतर प्रविष्टियाँ है ना कर उसको अभिप्रमाणित किया जाता है। उसमें निरंतर प्रविष्टियाँ कर उसे क्या किया जाता है, अभिप्रमाणित किया जाता है। इसमें शासकीय सेवक द्वारा दिए गए वेतनमान संबंधी विकल्प की भी है ना, विकल्प क ले रहा है या विकल्प ख ले रहा है, इसकी प्रविष्टि भी होती है ना। समझ में आ रही है। यहाँ पे सेवा पुस्तिका का 2 प्रतियों में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेवा पुस्तिका का 2 प्रतियों में क्या किया जाता है, संधारण किया जाता है। एक संबंधित शासकीय कर्मचारी के पास रहता है और एक कहाँ रहता है, कार्यालय में रहता है ना, ताकि एक प्रति अगर गुम हो जाती है तो उसका यहाँ पे प्रावधान किया जा सके, है ना। अब देखिए एलपीसी, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। यहाँ पे एलपीसी, जब किसी कर्मचारी का वेतन उस स्थान के देवकों पर पहली बार आहरित किया जाता है ना, जब किसी कर्मचारी का वेतन उस स्थान के, मतलब किसी कर्मचारी का मान लीजिए स्थानांतरण हो गया है ना, तो जब किसी कर्मचारी का वेतन उस स्थान के देवकों पर पहली बार आहरित किया जाता है, नवनियुक्ति मामलों को छोड़कर, है ना, नवनियुक्ति मामलों में नहीं होगा ना, तब उस देयक के साथ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र क्या किया जाता है, संलग्न किया जाता है। वह संलग्न रहने अनिवार्य है। एलपीसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाता है ना। एलपीसी क्या किया जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे एजी ऑफिस द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र है, ये 3 पेज का एक पन्ना रहता है, उसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एलपीसी में पिछले माह के वेतन भत्ते, औसत वेतन, कटौतियाँ आदि का विवरण क्या रहता है, अंकित रहता है ना। जो भी पिछले माह के है ना, जो पिछले माह के पूर्व कार्यालय में है ना, वेतन भत्ते, औसत वेतन और कटौती आदि का विवरण अंकित होता है, उसका विवरण इसमें क्या रहता है, दर्ज रहता है। एलपीसी तैयार करने के संबंध में विस्तृत निर्देश छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता खंड 2 अनुच्छेद 10 है ना, एलपीसी तैयार करने के संबंध में विस्तृत निर्देश छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता खंड 2 अनुच्छेद 10 में दिए हुए हैं। कई मामलों में एलपीसी कोषालय अधिकारी महालेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाकर किया जाता है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे विस्तृत निर्देश क्या बोले, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता खंड 2 अनुच्छेद 10 में दिए हुए हैं। खंड 2 अनुच्छेद 10, खंड 2 अनुच्छेद 10 है ना। अनुच्छेद 10 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलपीसी, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 10 हो जाएगा। देखो पी को 1 कर दो यहाँ पे और इसको सी को 0 बना दो, तो अनुच्छेद 10 में दिए गए आंसर का थोड़ा सा अपने को पढ़ना है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे एलपीसी, तो यहाँ पे इसको 10 बना दो, ये पी को 0 को बड़ा कर दो, तो इससे भी 10 बन जाएगा आपका, है ना। तो ऐसा का थोड़ा ट्रिक्स अपने क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना। कई मामलों में एलपीसी कोषालय अधिकारी महालेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाकर जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ है ना, पेंशन पेमेंट सिस्ट ऑर्डर है ना। यह एक पेंशन भुगतान आदेश है जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति या दिवंगत होते हैं ना, मतलब पेंशन भुगतान आदेश क्या हो जाएगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जब पेंशन भुगतान आदेश जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति है ना, क्या होते हैं यहाँ पे, सेवानिवृत्ति होंगे या दिवंगत होते हैं, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके पेंशन प्रकरण क्या किया जाता है, तैयार कर संभागीय संयुक्त संचालक को सेम लेकर पेंशन क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है ना। को से लेकर पेंशन भेज देंगे भाई यहाँ पे, और संयुक्त संचालक द्वारा उसके पेंशन प्रकरण का परीक्षण कर पेंशन भुगतान संबंधी प्राधिकार क्या किया जाता है, जारी किया जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी पेंशन प्रकरण कार्यालय तैयार करेगा तो उसको संयुक्त संचालक को से लेकर पेंशन में भेजेगा, है ना। और उसके संबंध में फिर यहाँ पे संयुक्त संचालक को, है ना, मतलब जीडी हो गया यहाँ पे, को से लेकर पेंशन, उसके संबंध में मतलब पेंशन भुगतान करने के संबंध में यहाँ पे प्राधिकार जारी करेंगे और इसको किसको भेज देंगे, यहाँ पे इसको पेंशन भुगतान आदेश बोलते हैं ना। ये तो कहाँ भेजेंगे भाई, यहाँ पे ट्रेजरी में भेजेंगे ना। यह कई प्रतियों में भेजा जाता है। सबसे पहले तो एक प्रति मुख्य प्रति कोषालय भेज जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्राधिकार को आप कोषालय में ही भेजोगे, है ना। ठीक है, कोषालय में भेजोगे। एक प्रति किसको दी जाएगी, पेंशन भोगी दी जाएगी, और एक प्रति यहाँ किसको, कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी। मतलब यहाँ पे 3 प्रतियों में यहाँ पे क्या संयुक्त संचालक कोष में लेकर पेंशन द्वारा भेजा जाता है। तो ये इसके बारे में जानकारी किसमें दी गई, यहाँ पे कोषालय संहिता सहायक नियम 347 में बताया गया है। मतलब 347 मतलब 3 प्रतियों में भेज कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 7 हो जाएगा भाई।
अब उपादान भुगतान आदेश, ये भी वही पेंशन भुगतान आदेश जैसा ही है ना, ग्रेजुटी पेमेंट ऑर्डर है ना। तो जब कोई कर्मचारी है ना सेवानिवृत्ति अथवा दिवंगत होते हैं तब कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके पेंशन प्रकरण है ना के साथ उपादान भुगतान प्रमाण पत्र है ना, मतलब उपादान मतलब यहाँ पे ग्रेजुटी पेमेंट ऑर्डर प्रपत्र तैयार कर संभागीय संयुक्त संचालक कोष को भेजा जाता है। वो कहाँ भेजेगा फिर यहाँ पे जीडी इसको क्या करेगा यहाँ पे है ना, पेंशन भुगतान मतलब पेंशन प्रकरण आदेश के साथ उपादान भुगतान प्रकरण भी क्या कर देगा यहाँ पे है ना, उपदान आदेश संबंधी प्राधिकार पत्र का इसको भेजेगा, ट्रेजरी को भेजेगा ना, ट्रेजरी को भेजेगा और ट्रेजरी फिर क्या कर देगा इसका पेमेंट कर देगा है ना। सॉरी, इस विषय में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 287(2) में बताया गया है ना, 287(2) में बताया गया भाई यहाँ पे है ना, 287(2) मतलब ग्रेजुटी वाला 287(2) में और पेंशन वाला किस में 347 में बताया गया है ना, 347 287(2) में। ठीक है, अब अनुग्रह राशि है ना, एक्स ग्राटिया है ना, ग्राटिया पेमेंट मतलब अनुग्रह राशि क्या होता है, यह एक प्रकार का स्वैच्छिक भुगतान आदेश है ना, यह फिर स्वैच्छिक भुगतान आदेश है जो सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। यह आदेश सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा या व्यक्ति द्वारा, स्वैच्छिक भुगतान है, करना है तो करो नहीं तो मत करो। तो यह सरकार ऊपर या कंपनी ऊपर या संबंधित व्यक्ति ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यक्ति द्वारा किसी नुकसान या क्षति के लिए, किसी कोई नुकसान हो जाता है या क्षति हो जाता है या बिना किसी कानूनी दायित्व या सद्भावना के तौर पर क्या किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं ना। मतलब ये राशि दी जाती है यहाँ पे हाँ, स्वीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक नुकसान हो गया या सद्भावना हो गया या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ या क्षति हुई है, उसके प्रत्युत्तर में यहाँ पे बिना किसी कानूनी दायित्व के है ना एक सद्भावना के तौर पर क्या किया जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है, जिसका अर्थ लैटिन भाषा में क्या होता है यहाँ पे अनुग्रह द्वारा है ना, अनुग्रह द्वारा होता है। यह अक्सर मुश्किल समय में सहायता हेतु दिया जाता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे है ना किसी किसान की फसल खराब हो गई तो उसको क्या किया जाएगा, मुआवजा राशि दी जाती है, एक प्रकार से मुआवजा हो जाएगा है ना, मुआवजा है ना, मुआवजा राशि हो जाएगी है ना। और ये क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका ये है संबल योजना ना। तो संबल योजना में श्रमिक परिवारों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद देना है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसमें क्या की जाती है ना, मतलब आर्थिक मदद आप दे दिए, मतलब मुआवजा दे दिए, या फिर एक मतलब अनुग्रह राशि, मतलब वही हो जाएगा कि आप एक हेल्पिंग नेचर के थ्रू क्या कर देंगे यहाँ पे सामने वाले की जो कठिन परिस्थिति में फंसा उसकी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और किसके माध्यम से, धन के माध्यम से या पैसे के माध्यम से। तो इसे क्या बोलते हैं, अनुग्रह राशि बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये टिप्पणियाँ मेरे द्वारा जो समझाई गई आपको समझ में आई होगी है ना। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।